स्वागत है दोस्तों, आप सभी का सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड 3 के एक्सप्लेनेशन में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, हमने देखा कि कोरियन हंटर ने एंट क्वीन को खत्म कर दिया था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हमें पता चलता है कि जैमिंग सिग्नल ने काम करना बंद कर दिया। इसकी वजह से सभी एंट्स वापस टनल की ओर जाने लगते हैं और तभी टनल के भीतर वही एंट आ जाता है जिसने बाकी हंटर्स को खत्म कर दिया था। बैंकनू जैसे ही उस एंट को देखता है, वो हैरान होकर कहता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? एक बी के पास इतनी ज्यादा ताकत कैसे हो सकती है? अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में ये दिखाया जाता है कि उसकी स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती, और जैसे ही वो चाहे उस एंट को देखती है, मनी मनी हैरानी से कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक है, ये कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं हो सकता। आगे बाइकनू घबरा कर कहता है, ये बीस्ट अचानक हमारे सामने आ गया और इसके कदमों की आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे हमारी हड्डियां टूट जाएंगी। हमें यहाँ खड़े रहने का कोई मतलब नहीं, हमें किसी भी तरह इसे डिफीट करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये बीस्ट डोंग बुक की साइड से निकलता है और उसकी वजह से डोंग बुक के माथे से पसीना टपकने लगता है, और फिर हम देखते हैं कि येन एंड क्वीन के सर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। डोंग बुक ये देखकर घबराते हुए कहता है, ये हम सबके पास से निकल गया। और जैसे ही क्वीन को इस हालत में देखता है, एंड किंग अचानक बहुत तेजी से चिल्लाता है। उसकी डरावनी दहाड़ से सारे हंटर जमीन पर गिर जाते हैं। यहाँ चाहे डर के मारे बहुत ज्यादा कांप रही होती हैं। तभी वो एंट चाहे के एकदम पीछे आ जाता है, और इससे पहले कि चाहे कोई प्रतिक्रिया दे पाती, वो एंट उसके पेट में एक जोरदार पंच मारता है। उसकी वजह से चाहे दूर जाकर दीवार से बहुत तेजी से टकरा जाती है। अब इस जगह पर दर्द के मारे चिल्ला रही होती है और उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है। ये देखकर डोंग बुक बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है और घबराकर चाहे को आवाज लगाता है, लेकिन इसी बीच एंट अचानक डोंग बुक के एक कदम पीछे आ जाता है। डोंग बुक अपनी सील से इस एंट के अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन एंट किंग उसकी सील पर एक जोरदार पंच मारता है और इस अटैक की वजह से डोंग बुक का हाथ और उसकी सील दोनों टूट जाते हैं। लेकिन तब भी डोंग बुक हार नहीं मानता। वो अपने दूसरे हाथ में पकड़े हुए वेपन से एंट किंग पर हमला करता है, लेकिन जैसे ही वो वार करता है, एंड किंग उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर बिना किसी झिझक के डोंग बुक का हाथ उखाड़ देता है। इसके बाद एंड किंग अब बाइकनू की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो हमला करे, बाइकनू घबराकर बहुत जोर से चिल्लाता है, लेकिन एंड किंग रुके बिना सीधे बाइकनू के राइट शोल्डर पर एक खतरनाक हमला कर देता है। ये देखकर चाजोंग भी बिना समय गंवाए एंड किंग पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो वार करने के लिए आगे बढ़ता है, एंड किंग उससे भी तेजी से रिएक्ट करता है और अपने पंजों से सीधे चाजोंग की चेस्ट पर हमला कर देता है। इस खतरनाक अटैक की वजह से चाजोंग के शरीर से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है, लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि लाइम तेगू एकदम एंग के पीछे आ चुका होता है। मनी ये कहता है, मेरे पास एकदम क्लियर शॉट है और मैं इतने पास से मिस नहीं करने वाला। इसके बाद लाइम तेगू बिना कोई देरी किए के ऊपर फायर कर देता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि एंड किंग अपने हाथों से उस एरो को पकड़ लेता है। ये देखकर लाइम तेगू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और मनी हैरानी से कहता है, इसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया है। आगे हम देखते हैं कि एंड किंग उस एरो को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर तेजी से लाइम तेगू के पास आकर उसे एक जोरदार पंच मारता है। लाइम तेगू को मारने ही वाला होता है, लेकिन ठीक उसी वक्त डोंग बुक आ जाता है और एंड किंग के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। इस अटैक की वजह से एंड किंग थोड़ा सा पीछे हट जाता है। डोंग बुक हंसते हुए कहता है, तुमने मेरे हाथ को काट दिया था, लेकिन हमारे पास माइन बंग है। और हम ये देखते हैं कि माइन ने डोंग बुक को पूरी तरह से हील कर दिया होता है। आगे हम देखते हैं कि माइन ने अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए अपनी प्रेजेंस को छुपा लिया है और हमें यह बताया जाता है कि ये एक सेल्फ डिफेंस स्किल है। ये स्किल कैमफ्लाज की तरह काम करती है और अपने सारे ट्रेस को मिटा देती है, लेकिन इस एबिलिटी का एक डाउनफॉल है, क्योंकि इस एबिलिटी के यूज करते समय इसका यूजर खुद को हील नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी ये स्किल हीलर्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, और अगर वो बीस्ट मुझे पहले मारने की कोशिश करेगा, तब भी वो मुझे लोकेट नहीं कर पाएगा। जब तक मेल टीम के पास हील है, तब तक ये बीस्ट उन्हें आसानी से हरा नहीं पाएगा। आगे हम देखते हैं कि एंड किंग डोंग बुक के पाम को पकड़ लेता है और उसे घुमा घुमा के जमीन में पटक देता है। इस अटैक की वजह से डोंग बुक को बहुत ज्यादा चोट लगती है, तो इसलिए माइन बंग उसे हील करता है। लेकिन इसके बाद एंड किंग को माइन बंग की लोकेशन मिल जाती है। ये देखकर माइन बंग बहुत ज्यादा घबरा कर कहता है, जो मेरे डिस्गाइज स्पेल है वो अभी तक एक्टिवेट है, और इसलिए इस बीस्ट को ये पता नहीं होगा कि मैं कौन सी जगह में हूँ। और फिर हम देखते हैं कि एंड किंग माइन बंग की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर
बाइक नू माइन बंग का नाम चिल्लाता है, लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि एंड किंग ने माइन बंग को मार दिया होता है। ये देखकर बाइक नू बहुत ज्यादा शॉक में चला जाता है, लेकिन यहाँ माइन बंग अपने आखिरी शब्दों में कहता है, तुम यहाँ से भाग जाओ। आगे हम ये देखते हैं कि एंड किंग माइन बंग के सर को खा जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक में चले जाते हैं, लेकिन फिर बाइक नू गुस्से में एंड के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि एंड किंग बाइक नू की गर्दन को पकड़ लेता है और इस वजह से बाइक नू अपने असली रूप में आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एंड किंग के मुंह के अंदर से माइन बंग बाइक नू को भागने के लिए बोल रहा होता है। ये सुनकर बाइक नू को एंड किंग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसके बाद एंड किंग बाइक नू से कहता है, तुम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो। इसके बाद हमें ये बताया जाता है कि इस बीस्ट को शरीर को खाने की वजह से लाइफ फोर्स मिल चुकी है, क्योंकि जब इसने उस पल्सन को कंज्यूम किया था तो इसलिए इसे उस पल्सन की सारी एबिलिटी, नॉलेज और स्ट्रेंथ मिल चुकी है। आगे एंड किंग ये भी कहता है, तुम्हारी गन को डिफीट कर दिया गया और तुम्हारे सारे सोल्जर्स को भी मारना इनफ नहीं हो, तो इसलिए मुझे बता तुम्हारा किंग कौन है। ये सुनकर बाइक नू बहुत ज्यादा डरा हुआ और कंफ्यूज होता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि चाहे एकदम बेहोश हो चुकी है और चा जोंग ने किसी तरह से अपने खून को रोक लिया है। ये सब देख के कैमरामैन बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, लेकिन यहाँ एंड किंग ये चीज नोटिस करता है कि बाहर साइड एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, और इसलिए वो उड़कर बाहर साइड जाने लगता है। बाइक नू सांस लेते हुए ये कहता है, ये बीस्ट गोतोryuji के पास जा रहा है। इसके बाद बाइक नू मन ही में सोचता है, हमारे पास एक भी टाइम नहीं है इस जगह में बैठे रहने, हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा उसके वापस आने से पहले। लेकिन तभी बाइक नू ये देखता है कि इस जगह में डेल्सर एंट आ जाती है। इसके बाद हमें गोतोryuji की टीम के पास ले जाया जाता है और यही कहती है, इस जगह में कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि हमने पहले टीम चार्ली के साथ कांटेक्ट खो दिया था और अब हम टीम डेल्टा के साथ भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। गोतोryuji कहता है, ऐसा हो सकता है कि सिग्नल के साथ कुछ परेशानी हो और हमें सबको रेंज के अंदर रहना चाहिए। फिर गोतोryuji टीम ब्रावो को रिस्पॉन्स करने के लिए कहता, तब खिना यहाँ से रिस्पॉन्स करके ये बताती, टीम ब्रावो जिंदा और ठीक है। आगे ये पूछता है, क्या तुमने भी चार्ली और डेल्टा टीम से कांटेक्ट खो दिया है? तताके नाई कहती है, हम अल्फा टीम से थोड़ी सी बात हो पाई थी, और क्या आप ये चाहते हैं कि हम उन्हें जाके चेक करें? गोतोryuji तुरंत कहता है, नहीं, हम पहले ही उन्हें ढूंढने के लिए निकल चुके, तुम लोग अपना काम पूरा करके मिलने वाली जगह पर पहुंचो। ताके नाई जवाब देती है, ठीक है। गोतोryuji को मिस्टर मासुमोटो का कॉल आता है, लेकिन उसे लगता है कि ताके नाई ने ही फिर से कॉल किया है। वह कहता है, क्या तुम कुछ बताना भूल गई थी? लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आती है, गोतोryuji, ये मैं बोल रहा हूँ। गोतोryuji पहचान जाता है, मिस्टर मासुमोट। दृश्य बदलता है, चीन के पास एक बैटलशिप। जूनियर कैप्टन गंभीर स्वर में कहता है, साउथ कोरिया ने एक डेयरिंग मिशन लिया, लेकिन फिर भी वे एंट लेते हुए चीन की तरफ आ सकते हैं। यह सुनकर सीनियर कैप्टन कहते हैं, जापानी हंटर्स कुछ ज्यादा ही उतावले हो रहे हैं कोरिया की मदद करने के लिए, और इसका मतलब यह है कि गोतोryuji नेशनल लेवल हंटर बनने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा। जूनियर कैप्टन सहमति में सिर हिलाते हुए कहते, मुझे भी ऐसे ही लगता है। जितने भी नेशनल लेवल हंटर हैं उन्होंने एक एस रैंक गेट को तो क्लियर किया ही है, और जो गोटो के पहले वाले रिकॉर्ड हैं वो भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। उसे बस इस एस रैंक गेट को क्लियर करना है। लेकिन सीनियर कैप्टन मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं ये जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। जूनियर कैप्टन हैरानी से पूछता है, सर, आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? सीनियर कैप्टन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देते हैं, अगर तुमने लूजी कांग को एक्शन में देख लिया तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, और अगर तुम्हारा उससे एक भी एनकाउंटर हो गया तो तुम उसके जबरदस्त फैन बन जाओगे। फिर वह गंभीर स्वर में कहते हैं, किसी भी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों में से एक कंट्री पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है। दृश्य बदलता है, गोतोryuji और उसकी टीम को एक जगह ले जाया जाता है जहां वे अपने ही टीममेट्स की बेजान बॉडीज देखकर सन्न रह जाते हैं। गोतोryuji की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। ये क्या हुआ? इस बीच मासुमोटो गोतोryuji को शांत रहने और तुरंत रिपोर्ट देने के लिए कहता है, लेकिन नारू और मारी भी इस भयानक दृश्य को देखकर हैरान और सदमे में हैं। मासुमोटो गहरी आवाज में पूछता है, गोतोryuji, वहां क्या हुआ? हमें डिटेल्स चाहिए। गोतोryuji गहरी सांस लेते हुए जवाब देता है, इस जगह में हमारे कुछ हंटर्स मरे हुए मिले हैं। मासुमोटो भारी स्वर में कहता है, हमने एक अननेसेसरी लॉस उठाया है,
और हम सब ने इस लॉस से बचने के लिए म्यूटेंट एंड्स से फाइट करने का फैसला किया था। गोटो रियोजी बिना किसी हिचकिचाहट के कहता है, आपने सही कहा, लेकिन सर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन लोगों के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये लोग वीक थे। ये सुनकर मासुमोटो हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, तुम हमेशा की तरह कोल्ड और रेजोल्यूट हो, और जब तक तुम हमारे साथ हो इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कुछ हंटर्स को खो दें। फिर वह गंभीर होकर गोटो से पूछता है, क्या अभी भी साउथ कोरिया के हंटर्स क्वीन से फाइट कर रहे हैं? गोटो रियोजी सिर हिलाते हुए जवाब देता है, यस सर, वो अभी भी फाइट कर रहे हैं, और थोड़ी देर पहले ही जैमिंग सिग्नल में परेशानी आ गई थी जिसकी वजह से सारे एंड्स क्वीन की तरफ जाने लगे हैं। मुझे लगता है कि उस जगह में कुछ ना कुछ तो ज़रूर चल रहा है, लेकिन अभी इस जगह में चीज़ें कंट्रोल में हैं। मासुमोटो कुछ देर सोचता है, फिर गोटो से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है साउथ कोरिया के हंटर्स के जिंदा बचने के कितने चांस हैं? गोटो रियोजी कुछ सेकंड के लिए संगिन वू को याद करता है, फिर गंभीर स्वर में जवाब देता है, अगर मेरे साउथ कोरिया के एक्सपीरियंस को देखा जाए और इनकी करंट टीम को देखा जाए तो इनके सरवाइव करने के चांस एकदम 0 हैं। मासुमोटो गहरी सांस लेते हुए कहता है, फिर हमें फ्यूचर की कहानी पहले से ही तैयार कर लेनी चाहिए। वह आगे कहता है, जापानी हंटर्स ने पूरी कोशिश की थी कि जीजो आइलैंड की रेड को पूरा कर सकें, लेकिन साउथ कोरिया के सारे हंटर्स हार गए थे। इसकी वजह से हमें वापस लौटना पड़ा। गोडो की नेशनल लेवल हंटर बनने की कोशिश एकदम नाकाम रही, और ये सब हम फ्रेंड्स को बताएंगे। साथ ही हमने कोरिया के रैंक हंटर्स को भी खत्म कर दिया है, और हमारा अल्टीमेट गोल भी पूरा हो चुका है। इसलिए अब सबको वापस आ जाना चाहिए। गोटो रियोजी रिसीवर उठाता है और कहता है, मैं समझ गया। फिर वह मारी और मिनारो की तरफ देखता है और कहता है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, बॉडी के लिए हम लोग बाद में आएंगे। लेकिन तभी गोटो रियोजी के पीछे से एंड किंग आ जाता है। एंड किंग गोटो और मारी पर जबरदस्त अटैक कर देता है। गोटो किसी तरह हमले से बच जाता है, लेकिन मारी की गर्दन कट जाती है। मारी! मिनारो सदमे में चिल्ला उठता है। गोटो रियोजी मन ही मन कहता है, कोई नॉर्मल एंट नहीं है। वह जल्दी से मिनारो से कहता है, तुम जल्दी से जल्दी टीम ब्रावो के पास चले जाओ। मिनारो वहां रुकने की कोशिश करता है, लेकिन गोटो रियोजी गुस्से में कहता है, अगर ये स्ट्रॉन्ग बॉस है तो तुम बस मेरे रास्ते में आओगे। गोटो एंड किंग की प्रेजेंस को महसूस करता है और सोचता है इसकी मौजूदगी बहुत ज्यादा डरावनी है। तभी एंड किंग गोटो की तरफ देखता है और बोलता है, क्या तुम किंग हो? गोटो रियोजी ये सुनकर हंसने लगता है। वह मन ही मन सोचता है, एक ऐसी एंड जो इंसानों की लैंग्वेज समझती है। गोटो रियोजी गंभीर स्वर में कहता है, तुम ये पूछ रहे हो कि मैं किंग हूँ? वह अचानक सीरियस हो जाता है और कहता है, तुमने सही कहा, मैं हूँ किंग। ये सुनते ही एंड किंग अपने आरा को बढ़ाने लगता है। देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और मन ही मन कहता है, ये इतने पावरफुल मैजिक को विल कैसे कर पा रहा है? फिर उसे अचानक एक पुरानी याद आती है। इस फीलिंग को मैंने पहले भी महसूस किया था जब मैं संजन वू से फाइट कर रहा था। और तभी एंड किंग गोटो रियोजी के ऊपर अटैक कर देता है। गोटो रियोजी की शील्ड तुरंत टूट जाती है और उसकी गर्दन भी कट जाती है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें टनल के अंदर ले जाया जाता है। इस जगह में चोई जोंग अपने फायर मैजिक से एंड को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। बैक योन हो चोंग से घबराते हुए पूछता है, क्या तुम और टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हो? चोई जोंग गंभीर स्वर में जवाब देता है, अगर मैंने ऐसा किया तो इस जगह का सारा ऑक्सीजन भी जल जाएगा। ये सुनकर बैक योन हो मन ही मन कहता है, हम सब घायल हैं। मिन ब्यूंग गू ने पूरी कोशिश की थी हमारी चोटों को हील करने की, लेकिन ऐसा करने के बाद भी हम पहले जैसे नॉर्मल नहीं हो सकते। हम सब में से सिर्फ चोई जोंगिन ही ठीक है। अब बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि चोई जोंगिन की फ्लेम इन एंड्स को संभाल ले। आगे हम देखते हैं कि चोई जोंगिन पूरी कोशिश कर रहा होता है एंड्स को रोकने की, लेकिन एंड्स उनके बहुत ज्यादा पास आ जाती हैं। बैक योन हो ये देखकर मन ही मन कहता है, क्या हमारा अंत यही होने वाला है? लेकिन तभी बैक योन हो की शैडो के अंदर से एक अंधेरा सा उभरने लगता है और उसमें से सुंग जिनवू का एक शैडो निकलता है। जो एंट्स बैक योन हो को मारने के लिए तैयार थी वो अचानक रुक जाती। बैक योन हो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मन ही मन कहता है, ये ब्लैक सोल्जर है, लेकिन ये चीज आखिर है क्या? इसके बाद सीन बदलता है और हमें सुंग जिनवू के पास ले जाया जाता है। संग जिनवू एक ही शब्द कहता है, एक्सचेंज।
इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। और दोस्तों, अगला एपिसोड तो एकदम धमाकेदार होने वाला है। इतने तगड़े ट्विस्ट और एक्शन होंगे कि आपकी उम्मीदों से भी ऊपर। तो तैयार हो जाओ कुछ जबरदस्त देखने के लिए। और हाँ, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, वरना वो जबरदस्त मोमेंट मिस कर दोगे जिसके बारे में हर कोई बात करने वाला है।